Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. In this video, we will talk about the cholesterol, their synthesis, metabolism and regulation. So in this video, we will discuss the introduction of cholesterol metabolism, biosynthesis of cholesterol and their regulation. Okay. Now, first of all, we will see कोलेस्ट्रॉल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, एंड दैट हैज़ द रोल इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एज वेल एज being a precursor for the synthesis of steroid hormones, bile acid and vitamin D। तो ये हमारे जो मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी स्ट्रक्चर होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये प्रीकर्सर किसका किसका होता है? ये प्रीकर्सर स्टेरॉइड हार्मोन, बाइल एसिड्स और विटामिन डी, इन सब का प्रीकर्सर होता है। ओके, बोथ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल that synthesized de novo are transported through the circulation in lipoprotein particles। तो जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है बोथ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जो हमारे डाइट से हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रही हो, यानी जो जो हम खा रहे हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो उससे मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल को हम डाइटरी कहते हैं। और जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं उससे हम डी नेवो कहेंगे। ठीक है, तो डी नेवो जो कि सिंथेसाइज हो रहा है और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल दोनों का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जो सर्कुलेशन हो रही है लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स की, उसी से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, द सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी टाइटली रेगुलेटेड। जो सिंथेसिस हो रही है और हमारे बॉडी उससे यूटिलाइज कर रहा है, सिंथेसाइज भी हो रही है यहाँ पे और यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, इस पे हमेशा एक टाइट रेगुलेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? tightly regulated in order to prevent over accumulation यानी कहीं इसका जमाव ना हो रहा हो, जम ना रहा हो ये। ठीक है, इसलिए इस पे एक टाइट रेगुलेशन होना चाहिए फॉर द सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन एंड एबनॉर्मल डिपोजिशन विद इन द बॉडी। अगर ये कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, तो क्या होगा? क्यों इससे क्या हो सकता है? हमारी कोरोनरी आर्टरीज में जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस टाइप के डिजीजेस होते हैं, ये सब कॉज कर सकते हैं। इसलिए इसका ओवर एक्युमुलेशन या डिपोजिशन किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी सिंथेसिस और यूटिलाइजेशन पे हमेशा टाइटली रेगुलेशन लगा चेक करने के लिए रेगुलेशन इस पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। Of particles clinical importance in the abnormal deposition of cholesterol and cholesterol-rich lipoprotein in the coronary arteries, वही लिखा है। Such deposition eventually leading to the atherosclerosis is leading contributory factor in disease of the coronary arteries. Okay. हाँ, द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बायोसिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो पढ़ लेते हैं कि स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी ड्राइव फ्रॉम द बायोसिंथेसिस डी नोवो, यानी जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है वो जितना भी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हाफ या उससे थोड़ा कम कह सकते हैं वो सिंथेसाइज होता है। बाकी कहाँ से आ रहा है? बाकी डाइट से आ रहा है। ठीक है, बायोसिंथेसिस इन द लिवर अकाउंट्स फॉर 10%। जो बायोसिंथेसिस हो रही है वो लिवर में कितनी अप्रॉक्स हो रही है? बायोसिंथेसिस इन द लिवर इज अप्रॉक्स 10%। और इंटेस्टाइन में कितना हो रहा है? द इंटेस्टाइन्स में 15% हो रहा है of amount produced each day. The cholesterol biosynthesis pathway involves enzymes that are in the cytoplasm, microsomes and peroxisome. तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में जो भी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, माइक्रोसोम्स में और पैरोक्सीसोम्स में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे याद करना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लाइक दैट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल लिपिड begin from the 2 carbon acetate group of acetate CoA coenzyme and require total 18
डिफरेंट एंजाइम्स। तो 2 मॉलिक्यूल किसका, एसिटिल कोएंजाइम ए का, और टोटल 18 डिफरेंट एंजाइम्स को यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो जैसे हम लिपिड की सिंथेसिस में जानते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए का यूज होता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में भी एसिटिल कोएंजाइम का यूज होता है, वो भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। The process of cholesterol synthesis can be considered to be composed of 5 major steps. अब क्या क्या ये 5 मेजर स्टेप्स है, इससे हम इसमें जो 5 स्टेप है इससे हम आसानी से एक पूरा कोलेस्ट्रॉल समझ सकते हैं कैसे बनता है, ठीक है। Where the reaction that culminates in the synthesis of isopentyl pyrophosphate and its isomeric form dimethyl allyl pyrophosphate are commonly referred to as mevalonate pathway। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, एसिटिल coenzymes are converted to 3-hydroxy 3-methyl glutryl coenzyme A, ओके। यानी कि HMG कोए का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम से हमें क्या मिल रहा है, HMG कोए मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है HMG कोए से कन्वर्ट क्या हो जा रहा है, मेवालोनेट में। तो मेवालोनेट कैसे बन रहा है, HMG कोएंजाइम ए से बन रहा है। अब ये मेवालोनेट जो है वो किस में बन जाएगा, आइसोप्रीन बेस मॉलिक्यूल, जो कि क्या होता है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। इसको हम अभी स्टेप वाइज देखेंगे। पहले यहाँ जो लिखा है इसको हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद हम एक एक करके इसका सिंथेसिस देखेंगे। IPP मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड टू सिक्वेलिन। अब ये जो IPP आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है वो किस में चेंज हुआ, सिक्वेलिन में। सिक्वेलिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में। लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल, जो कि हम बना रहे थे, ओके। अब हम इसको एक एक करके आसानी से समझेंगे कैसे कैसे इसमें क्या क्या कब बन रहा है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दो जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल है किसके, एसिटिल कोएंजाइम ए के, वो क्या बना रहे, सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए, फिर उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद हमें क्या मिल रहा है, HMG कोए। HMG कोए के बाद हमें मेवालोनेट मिल जा रहा है, बन रहा है यहाँ पे। और फिर इसके बाद ये सिंथेसाइज क्या कर रहा है, आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट। तो इन सारे प्रोसेस को भी हम लोग एक 1 बाय 1 देखेंगे। फिर यहाँ बन रहा है, इसका जो आइसोमर होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का, वो होता है डाईमिथाइल एलिलिल पायरोफॉस्फेट। क्या होता है, डाईमिथाइल एलिलिल पायरोफॉस्फेट। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, और जेरेनिल पायरोफॉस्फेट के साथ फिर से एक मॉलिक्यूल आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट का जब ऐड होगा तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट जब मिलेंगे तो हमें मिलेगा सिक्वेलिनिन। क्या मिलेगा, सिक्वेलिनिन। ये स्ट्रक्चर है किसका, सिक्वेलिनिन का। अब सिक्वेलिनिन के बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है लेनोस्टेरॉल, लेनोस्टेरॉल। और लेनोस्टेरॉल के बाद बनेगा हमारा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के बाद कोलेस्ट्रॉल। तो इस पूरे प्रोसेस को अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल किसका यूज होगा यहाँ पे, एसिटिल कोएंजाइम ए का। अब ये 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, सबसे पहले हम सारे प्रोडक्ट्स लिख लेंगे, उसके बाद एंजाइम्स की बात करेंगे कि कौन सा एंजाइम किस स्टेप पे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 एसिटिल कोएंजाइम यूज होगा, क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सिल बीटा मिथाइल ग्लूट्रिल कोएंजाइम ए, ठीक है। इसके बाद बनेगा हमारा मेवालोनेट, ठीक है। तो हमारा मेवालोनेट बन गया यहाँ पे। ये क्या है,
बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्रिल कोएंजाइम, ये है HMG को एंजाइम ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले थायोलेज एंजाइम है, थायोलेज, वो यूज होगा, जिससे में क्या मिलेगा, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, HMG को ए सिंथेस, सिंथेस। और यहाँ पे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस स्टेप पे कोएंजाइम ए एसएच रिलीज होता है। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल किसका, एसिटिल, एसिटिल को ए का यूज होगा और क्या निकलेगा, को ए एसएच। और इस ये जो स्टेप होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें क्या लगेगा, 2NADP प्लस DPH प्लस H प्लस, ठीक है। और क्या मिलेगा हमें, 2NAD प्लस, तो ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, NADP प्लस। तो ये हमारा मैवनेट तक का स्टेप था। तो यहाँ देखते हैं कितना स्टेप हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए आर कन्वर्टेड टू 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्रिल कोएंजाइम है। तो HMG को ए का हमारे उस जो स्टेप्स हम देख रहे हैं उसमें हो गया सिंथेसिस, उसके बाद HMG किस में कन्वर्ट हो गया, मैवनेट में। तो हमारे 2 स्टेप्स कवर हो गए। अब क्या होगा, मैवनेट जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आइसोप्रीन बेस मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और ये आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट किस में जाएगा, अब सिक्वेलिन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। ये आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट किससे बनेगा, मैवालोनेट से बनेगा, किससे, अब ये मैवालोनेट जो है वो क्या बनाएगा, बनाएगा 5 फॉस्फो मैवालोनेट, ये 5 फॉस्फो मैवालोनेट क्या बनाएगा, 5 पायरो फॉस्फो और ये 5 पायरो फॉस्फो मैवालोनेट बनाएगा 3 फॉस्फो। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा है सब में, ठीक है, सारे स्टेप पे, फॉस्फो 3 फॉस्फो 5 पायरो फॉस्फेट 5 पायरो फॉस्फो मैवालोनेट, ठीक। ये सारे जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो कितने कार्बन के हैं, 6 कार्बन के, ये 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ठीक है। 3 फॉस्फो 5 पायरो फॉस्फो मैवलनेट अब क्या बनाएगा, ये बनाएगा आइसो, हमें क्या चाहिए था, आइसो पेंटिल पायरो फॉस्फेट, ओके। हमारा प्रोडक्ट जो चाहिए था वो हमें मिल गया, क्या, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, ओके।
तो यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज हुए अब वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लगा एम काइनेज, सेकेंड स्टेप में पी काइनेज, थर्ड में काइनेज, और लास्ट में यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डी कार्बोक्सिलेज फॉस्फो मेवालोनेट डी कार्बोक्सिलेज, डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज होगा, सबसे पहले एटीपी जो कि किस में चेंज हो जाएगी, ADP, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है, मैग्नीशियम आयन 2+, ठीक है। इसमें भी ATP यूज होगी, ATP जो कि चेंज हो जाएगी ADP में, सेम इसमें भी वही होगा ATP जो कि चेंज किस में हो जाएगी, ADP में। यहाँ पे फिर मैग्नीशियम आयन 2+, मैग्नीशियम 2+। तो ये हमारा हो गया, क्या बन रहा है यहाँ से, मैवोनेट से हमें मिल रहा है आइसोपेंटिलिन पायरोफॉस्फेट। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या क्या स्टेप कवर हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए आर कन्वर्टेड इनटू 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल न्यूट्रल कोएंजाइम ए। तो HMG कोए हमने बनाया था किससे, एसिटिल कोएंजाइम ए से। उसके बाद HMG कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो गया, मेवालोनेट में। अब मेवालोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट में। अब ये IPP जो मॉलिक्यूल है किसमें बनेगी, सिक्वेलिन, और सिक्वेलिन लास्ट में क्या दे दी, कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ओके तो यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट से। ये किस में चेंज होगा, सबसे पहले हमें मिलेगा डाई, ये आइसोमर है, ठीक है। तो ये है डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट, फिर डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट किसके साथ मिलके फिर से आइसोपेंटिलिन पायरोफॉस्फेट के साथ मिलके क्या बना रहा है, बनाएगा जेरिलिन पायरोफॉस्फेट। ओके अब ये जो जेरेनिल पायरोफॉस्फेट है वो बनाएगा फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट किसके साथ मिलके, इसी आइसोपेंटिलिन पायरोफॉस्फेट से मिलके बनेगा फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट बन गया। अब इसके बाद टू मॉलिक्यूल ऑफ फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट मिलके बनाता है सिक्वेलिन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फार्नेसिल हमें मिल जाएगा अब इसी सीक्वेलिन से हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट जो कि है बायोसिंथेसिस किसका हम कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल। तो सीक्वेलिन बन गया। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज हुए वो डिस्कस कर लें। पहले स्टेप में आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट आइसोमेरेज,
सिस प्रिनिल ट्रांसफरेज। ओके, और यहाँ पे जो दो सीक्वेलिन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सब 5 कार्बन के हैं। आइसोपेंटालिन पायरोफॉस्फेट, डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट भी कितने का होगा, 5 कार्बन का, क्योंकि दोनों आइसोमर एक दूसरे के, तो कार्बन नंबर सेम होगा। जेनिल पायरोफॉस्फेट, जब डाई इथाइल एलिनिल पायरोफॉस्फेट और आइसोपेंटालिन पायरोफॉस्फेट मिलते हैं तो बनता है, तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स, 5 + 5 10। ओके, अब जेनिल पायरोफॉस्फेट में कितना मिक्स हो रहा है, 5 कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा, 15 कार्बन। और दो मॉलिक्यूल अगर 15 कार्बन के मिक्स होंगे तो कितने होंगे, 30 कार्बन। ठीक है, तो हमें कार्बन नंबर समझ में आ गए। और सिक्वेलिन हमारा कितने का है, 30 कार्बन का। ओके, ठीक है, अब सिक्वेलिन से हम क्या बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे 2 स्टेप यूज होते हैं सिक्वेलिन से क्या बनाने के लिए, लैनो स्टेरॉल। और लैनोस्टेरॉल से ढेर सारे स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, जिसके बाद क्या बनता है हमारा, कोलेस्ट्रॉल। ये होता है 30 कार्बन का, सिक्वेलिन हमने देखा 30 कार्बन का होता है, लैनोस्टेरॉल भी 30 कार्बन। यहाँ से क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल किसका, मीथेन का निकल जाता है, मीथेन का। ठीक है, तो ये हो जाता है 27 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो हमने देखी क्या, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे क्या क्या यूज होगा, NADH + H+, क्या प्रोडक्ट होगा, NADE। यहाँ पे Mn2+ और Mg2+ दोनों ही यूज होंगे। ओके, तो हमने बना लिया कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का। ओके, अब हम फर्दर आगे देखेंगे क्या, रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस कैसे रेगुलेट होता है। जैसे यहाँ सिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब इसको रेगुलेट हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था इसका सिंथेसिस और जो इसका यूटिलाइजेशन होता है, दोनों में अच्छा रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज़्यादा बनेगा और कहीं पे ये डिपॉजिट होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे, तो क्या कॉज करेगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस और डिफरेंट जो भी हार्ट्स के आर्टरीज से रिलेटेड डिजीजेस है वो। इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर इज टाइटली रेगुलेटेड बाय डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो भी हमारा अमाउंट कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज हो रहा है लिवर में, वो टाइटली रेगुलेट करते हैं किससे, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेवल से। व्हेन डाइटरी इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हाई, सिंथेसिस इज डिक्रीज एंड इंक्रीज, एंड व्हेन डाइटरी इनटेक इज लो, सिंथेसिस इज डिक्रीज इंक्रीज सॉरी। जब हमारा डाइटरी इनटेक ज़्यादा हो जाता है तो सिंथेसिस क्या हो जाती है, वो कम कर दी जाती है। और जब हमारा इनटेक जो हम बाहर से ले रहे हैं वो अगर कम होता है तो हमारी सिंथेसिस को बढ़ा दी जाती है। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, HMG को ए रिडक्टेज एक्टिव और इनएक्टिव कब होता है, जब इस पर जो हमारा फॉस्फेट का जो ग्रुप है वो जब ऐड हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। और जब इस पर फॉस्फेट नहीं रहेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा। यानी एक्टिव रहेगा मतलब सिंथेसिस करेगा आगे प्रोसेस को। और आगे प्रोसेस जो HMG कोए रिडक्टेज क्या प्रोसेस करता है, HMG कोए रिडक्टेज मैवोलेट का फॉर्मेशन कराता है। तो ये मैवोलेट बनेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो, अगर मैवोलेट नहीं बनेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि इससे बनाने में इंड्यूस करते हैं, थायराइड होते हैं, थायराइड हार्मोन, और 2 हार्मोन्स होते हैं, थायराइड और एक और होते हैं
इंसुलिन और थायराइड हार्मोन जो होते हैं एचएमजी कोए को इंड्यूस करते हैं कि वो मैग्नेट बनाए और मैग्नेट से क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो जब ये कब होगा, थायराइड हार्मोन इंसुलिन कब इससे इंड्यूस करेंगे, जब हमारी जो डाइटरी इनटेक है कोलेस्ट्रॉल की लो होगी तब, ठीक है। और जब हमारी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की हाई हो जाएगी तो क्या होगा, तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और एक्स्ट्रा जब कोलेस्ट्रॉल भी हमारा सिंथेसाइज एक्स्ट्रा होने लगता है तो ये भी फीडबैक इनहिबिशन दिखाता है। तो ये दोनों इससे इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट करने से क्या होगा, इस पर क्या हो जाएगा, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब इस पर फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा तो मैग्नेट नहीं बनेगा, और मैग्नेट नहीं बनेगा तो हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। Okay. However, cholesterol produced in other tissue in under no such feedback control. Cholesterol and similar oxysterols act as regulatory molecules to maintain healthy level of cholesterol. तो लीवर के अलावा ये जो रेगुलेशन है कहीं और नहीं की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ लीवर में होता है। तो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स मेटाबोलाइट्स कंट्रोल the biosynthesis, feedback inhibiting the activity of HMG-CoA reductase, the enzyme which catalyze the completed step in cholesterol biosynthesis। जो हमने डिस्कस किया कि अगर सिंथेसिस भी इसकी ज़्यादा हो रही है किसी कोलेस्ट्रॉल की, तो ये क्या कर देगा, इससे फीडबैक इनहिबिट कर देगा। यानी इसका जब अमाउंट हमारे ब्लड में इंक्रीज होने लगेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या कर देगा, HMG-CoA एंजाइम को फॉस्फोराइड कर देगा। इसके कारण इस पर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। फॉस्फेट ऐड होने से इनएक्टिव से मैग्नेट का सिंथेसिस रुक गया, मैग्नेट नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ओके। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ HMG-CoA reductase by reducing the synthesis and translation of its mRNA। अगर HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज का सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा, रिडक्टेज अब कम बनेगा, तो एंड ट्रांसलेशन ऑफ इट्स mRNA। यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसकी बात कर जा रही है, इसकी डिक्रीज कर दिया, इसके ट्रांसलेशन को ही कम कर दिया जाए, mRNA ही कम बने, तो फिर इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट किया जा सकता है। फिर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ HMG-CoA रिडक्टेज बाय इंक्रीजिंग इट्स रेट ऑफ डिग्रेडेशन, इसका डिग्रेडेशन भी करा दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसे रेगुलेट किया जाता है। ये पूरा इसका डायग्राम है जिसमें इसका रेगुलेशन आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन इसे इंड्यूस करते हैं, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन, ये तीनों हार्मोन इसे इंड्यूस कर रहे हैं। और रिप्रेस कौन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल, खुद कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। यहाँ पे दो कुछ और भी जैसे ड्रग्स होते हैं वो भी इन्हें इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज कैन बी इनहिबिटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग दैट इज लेवोस्टैटिन। स्टैटिन करके एक दवा आती है, ड्रग्स होती है, विच कॉम्पिटेंटली इनहिबिट द एंजाइम एंड हेंस डिक्रीज द रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करने के ये दवा काम। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज subscribe my channel to get more informative video like this.